सुधीर और सत्यजीत तांबे के निलंबन के बाद कांग्रेस में लपटें उठी। उसमें अब पूरे महाराष्ट्र कांग्रेस जलने लगी है। विवाद इतना बढ़ा कि कांग्रेस विधायक दल के नेता बालासाहेब थोराट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नासिक विधान परिषद चुनाव के बाद बालासाहेब थोराट और प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के बीच अनबन शुरू हुई और सत्यजीत तांबे और सुधीर तांबे के निलंबन के बाद तो पूरा खेल ही बिगड़ गया। दोनों नेताओं का निलंबन एक तरह से बालासाहेब थोराट पर सीधा हमला माना गया। यही वजह है कि बालासाहेब थोराट ने नाना पटोले को लेकर कांग्रेस हाईकमान को पत्र लिखकर नाराजगी भी व्यक्त की थी। बालासाहेब थोराट ने पत्र में मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा कि वो नाना पटोले के साथ काम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि वो हाल ही में हुए नासिक विधान परिषद के चुनाव के सिलसिले में पार्टी के भीतर हुई राजनीति से परेशान थे। नासिक विधान परिषद के चुनाव में सत्यजीत तांबे निर्दलीय लड़े थे और चुनाव जीत गए थे। उन्होंने तब कांग्रेस पर अपने परिवार और थोराट को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया था। तीखे शब्दों में लिखे गए पत्र में थोराट ने कहा कि नाना पटोले मेरे से गुस्सा हैं। ऐसी परिस्थितियों में उनके साथ काम करना संभव नहीं है। नासिक में महत्वपूर्ण चुनावों के दौरान भ्रम और गलतफहमी के लिए अकेले पटोले जिम्मेदार हैं। यहाँ हैरानी की बात यह है कि नाना पटोले ने थोराट के पत्र पर जवाब देने से ही इनकार कर दिया। थोराट के इस्तीफे पर प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि उन्हें इस्तीफे की कोई जानकारी नहीं है और अभी तक उनके पास कोई पत्र भी नहीं पहुंचा है। नाना पटोले ने कहा कि मुझे पत्र की जानकारी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि थोराट पार्टी के नेतृत्व को ऐसा कोई पत्र लिखेंगे। वे हमारे नेता हैं, वे कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं। वहीं पत्र में थोराट ने जो कुछ लिखा है उससे कांग्रेस की मुश्किलें जरूर बढ़ने वाली हैं। नासिक विधान परिषद चुनाव में पूरे समय राजनीति हुई। बालासाहेब थोराट ने लिखा कि मैं इससे दुखी हूँ, परेशान हूँ। मेरे परिवार के सदस्यों की कड़ी आलोचना हुई जिसकी कभी उम्मीद नहीं थी। पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान मेरे बारे में भ्रम और गलतफहमी पैदा करने का प्रयास किया गया। मैं पैदाइशी कांग्रेसी हूं और जीवन भर कांग्रेसी रहूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। हिंडनबर्ग की अडानी ग्रुप पर आई रिपोर्ट को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर रही, लेकिन इस मामले में कई विपक्षी पार्टियों को कांग्रेस की नेतागिरी पसंद नहीं आई। नतीजा ये कि 3 दिन में ही विपक्षी एकता का गुब्बारा फूट गया और सारी पार्टियां अपने अपने रास्ते पर लौट गईं। इतना ही नहीं, इस खेल में अब विपक्षी पार्टियां एक दूसरे पर ही बयानों के तीर चलाने लगी हैं। तृणमूल कांग्रेस ने संसद में हंगामे को लेकर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया तो कांग्रेस ने इसका ठीकरा आम आदमी पार्टी और के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस पर फोड़ दिया। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि गौतम अडानी मुद्दे पर ममता बनर्जी को चुप रहने के निर्देश मिले होंगे। दीदी शायद ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहेंगी जिससे अडानी समूह के हितों को नुकसान पहुंचे, क्योंकि अडानी के पास ताजपुर बंदरगाह परियोजना का ठेका है। अधीर रंजन चौधरी पर टीएमसी के डेरेक ओब्रायन ने तीखे पलटवार किए और कहा कि एकता के लिबास के नीचे भरोसे की कमी है। यहाँ एक पार्टी में श्रेष्ठता का दंभ है। किसी मुद्दे पर रणनीति तय करने का अधिकार सभी पार्टी के पास है। तृणमूल कांग्रेस संसद में चर्चा चाहती है जिसे कांग्रेस नहीं होने दे रही है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और शिवसेना समेत कई विपक्षी पार्टियां अडानी मामले की जांच संसद की संयुक्त कमेटी से कराने की मांग कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि ये मामला जनता के पैसे घोटाले से लेकर शेयर बाजार में फर्जीवाड़ा करने का है। ऐसे में सबूत जुटाने के लिए जेपीसी की ही जरूरत पड़ेगी, इसलिए सरकार जेपीसी से जांच कराने का प्रस्ताव सदन में लाए। संसदीय कमेटी राज्यसभा और लोकसभा सांसदों की एक अस्थायी कमेटी होती है जो किसी विशेष मामलों की जांच के लिए बनाई जाती है। आजादी के बाद से लेकर अब तक भारत में 6 बार जेपीसी बनाई जा चुकी है। विपक्ष जेपीसी से जांच कराने की मांग पर भी एकजुट नहीं है। लेफ्ट पार्टियां और तृणमूल कांग्रेस का ये कहना है कि इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में कराई जाए। इन पार्टियों का कहना है कि जेपीसी से अब तक जितने भी मामलों की जांच कराई गई है उनमें कुछ नहीं निकला, उल्टा सरकार को क्लीन चिट मिल गई। तृणमूल कांग्रेस का ये कहना है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अगर सरकार चर्चा कराना चाहती है तो इसमें सब शामिल हों। कांग्रेस की ओर से चर्चा में भाग लेने के लिए पी चिदम्बरम का नाम फाइनल किया गया था, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीआरएस के हंगामे की वजह से संसद की कार्यवाही ठप हो गई। बजट पेश होने के बाद से ही संसद एक दिन भी नहीं चल सकी। अडानी मामले में विरोध का नेतृत्व सदन में कांग्रेस कर रही है। ऐसे में कई पार्टियां इससे पूरी तरह से असहज हैं। अडानी का विरोध करने के बावजूद मायावती की बसपा कांग्रेस के साथ नहीं है। कांग्रेस के नेतृत्व से बीआरएस, आम आदमी पार्टी और टीएमसी भी असहज हैं। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन कांग्रेस हाईकमान पर कटाक्ष भी कर चुके हैं। दरअसल कांग्रेस से असहज पार्टियां अपने अपने राज्यों में काफी मजबूत हैं और 2024 में बीजेपी के खिलाफ बने गठबंधन में कांग्रेस को हिस्सेदारी नहीं देना चाहती। यही वजह है कि अडानी मामले में विरोध की कमान जब कांग्रेस ने संभाली तो कई पार्टियां इससे दूर हो गयी। 2024 में विपक्षी एका को धक्का
अडानी मामले में जिस तरह विपक्षी खेमों में बंट गया, उससे 2024 की रणनीति पर भी झटका लगा है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये माना जा रहा था कि कांग्रेस सभी पार्टियों को एकजुट कर 2024 का चुनाव लड़ेगी। इस काम के लिए कांग्रेस की मदद नीतीश कुमार और लालू यादव जैसे नेता भी कर रहे थे, लेकिन अब टीएमसी, आम आदमी पार्टी और बीआरएस ने जिस तरह से दूरी बनाई है, उससे साफ है कि विपक्ष का महागठबंधन शायद ही बन पाए और इन तीनों पार्टियों का करीब 80 लोकसभा सीटों पर सीधा असर है। एमसीडी मेयर पद के चुनाव को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ठन गई है। आम आदमी पार्टी के पार्षदों के हंगामे की वजह से तीसरी बार भी चुनाव टाल दिया गया, तो बीजेपी ने विरोध में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के सामने जोरदार प्रदर्शन किया और एक ऐसा ही प्रदर्शन आम आदमी पार्टी ने भी किया। इन सब के बीच आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची, जहां सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने की जगह एक दिन बाद का वक्त मुकर्रर किया। आम आदमी पार्टी के कांग्रेस वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शीर्ष अदालत के सामने ये मामला रखते हुए कहा कि निगम चुनाव के परिणाम के 2 महीने बाद भी मेयर का पद खाली है। मनोनीत पार्षदों को मतदान में शामिल किया जा रहा है, कुछ विधायकों को रोका जा रहा है, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने इस मामले पर बुधवार को सुनवाई करने की बात कही है। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी मेयर पद का चुनाव तीसरी बार आगे के लिए टलने के बाद ये कहा था कि अब हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में फिर से उठाएंगे। उसी पर अमल करते हुए आम आदमी पार्टी ने एमसीडी मेयर चुनाव को लेकर मंगलवार को शीर्ष अदालत के सामने याचिका दाखिल की है। अदालत ने इस सुनवाई के लिए बुधवार की तिथि को मुकर्रर किया। आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि एमसीडी चुनाव में हमें 134 सीटें मिली हैं, बीजेपी को 104 सीटों पर जीत हासिल हुई है, लेकिन ये लोग बार बार ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो संविधान की अवहेलना करते हैं। हमने इनकी सभी मांगों को माना, इसके बावजूद ऐसा किया जा रहा है। 3 बार चुनाव टलने के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। अब हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दूसरी तरफ इसी मसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से आम आदमी पार्टी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। बीजेपी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी दफ्तर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मौके पर भारी संख्या में तैनात पुलिस के जवानों ने उन्हें बीजेपी दफ्तर के अंदर नहीं जाने दिया। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। भारत जोड़ो यात्रा से ताजा संसद आए राहुल गांधी ने उसी अंदाज में भाषण देना शुरू किया जिस तरह से वे अपनी यात्रा के दौरान दिया करते थे। बेसिर पैर के आरोप, हर वाक्य में अडानी का नाम ले लेकर लोकसभा के सांसदों के कान पका दिए, तो बीजेपी ने उनकी जमकर खबर ली। राहुल गांधी बार बार पीएम मोदी के नाम को अडानी से जोड़ने की कोशिश करते रहे, तो बीजेपी ने आक्रामक लहजे में कहा कि राहुल गांधी को तर्कों के साथ बात करनी चाहिए, बेतुकी बातों से काम नहीं चलने वाला। इस हंगामे पर स्पीकर ने कहा कि सदन भारत की संसद है, हम एक ही विषय पर बात नहीं कर सकते, गलत तरीका है ये। राहुल जी, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर लोकसभा में उनके आरोपों पर सत्ता पक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने उन्हें निराधार आरोप नहीं लगाने और अपने दावों का सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा। किरेन रिजिजू ने कहा कि आप वरिष्ठ सांसद हैं, बिना तथ्य के बेबुनियाद आरोप क्यों लगा रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि आप बिना किसी सबूत के पीएम पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि रूल 253 ये रिकॉर्ड में नहीं जाना चाहिए, सर ये वायलेशन ऑफ रूल है। सदन में हंगामे के बीच बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि इनको मैं चैलेंज करता हूं, जीएमआर जीवीके को कौन सा एयरपोर्ट चलाने का लाइसेंस था? मैं कांग्रेस को चैलेंज करता हूं, आप पीएम के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इसे आपको ऑथेंटिक करना पड़ेगा, आप ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं ने हमसे पूछा कि अडानी अब 8-10 क्षेत्रों में है और 2014 से 22 तक उसकी कुल संपत्ति $8 बिलियन से $140 बिलियन तक कैसे पहुंच गई। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु, केरल से लेकर हिमाचल प्रदेश तक हम हर जगह एक ही नाम अडानी सुनते आ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पूरे देश में सिर्फ अडानी 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 है। लोग मुझसे पूछते थे कि अडानी किसी भी बिजनेस में आता है और कभी भी फेल नहीं होता। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कश्मीर, हिमाचल के सेब से लेकर बंदरगाहों, हवाई अड्डों और यहाँ तक कि जिन सड़कों पर हम चल रहे हैं, सिर्फ अडानी ही की बात हो रही है। राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना और HAL के ठेके पर भी सरकार पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने संसद में कहा कि अग्निवीर योजना को सेना पर थोपा जा रहा है। उन्होंने कहा कि रिटायर्ड अफसरों ने कहा कि लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है और फिर समाज में वापस जाने को कहा जा रहा है, इससे हिंसा और भड़केगी। ममता बनर्जी की सरकार पर 100 या 1000 नहीं बल्कि 2,30,000 करोड़ के गबन का आरोप लगा है।
2,30,000 करोड़ के गबन का आरोप लगने के बाद से ममता बनर्जी मुश्किलों में फंस गई हैं। सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने संडे गार्जियन की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए ट्वीट किया और कहा कि ये पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर किए गए एक और घोटाले का संकेत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका में राज्य सरकार द्वारा 2,30,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम की हेराफेरी का आरोप लगाया गया। ये मामला कैग की एक रिपोर्ट पर आधारित है जो सबूतों पर आधारित है। नतीजे का इंतजार है। संडे गार्जियन की ये रिपोर्ट 4 फरवरी 2023 की है। इसमें पिछले महीने कलकत्ता हाई कोर्ट में दायर एक याचिका में पश्चिम बंगाल सरकार पर बड़े वित्तीय घोटाले का आरोप लगाया गया है। याचिका में राज्य सरकार पर हेराफेरी करने का आरोप लगाते हुए दावा किया गया कि केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई 2,29,099 करोड़ रुपए को उचित दस्तावेजों के बिना ही खर्च किया गया। सरकार के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग ने उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि का दुरुपयोग करने और गबन की ओर इशारा किया है। याचिका में राज्य के अधिकारियों पर कथित घोटाले का समर्थन करने का भी आरोप लगाया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिका में ये कहा गया कि कैग की रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में विभिन्न विसंगतियों, अनियमितताओं और सरकारी धन के दुरुपयोग की ओर इशारा किया गया, जो बड़े वित्तीय घोटाले और अपराध की ओर संकेत करती है। ये भाजपा जगन्नाथ चट्टोपाध्याय, अधिवक्ता सुमन शंकर चटर्जी और सेवानिवृत्त सैन्य कर्मी ऋत्विक पाल ने 20 जनवरी 2023 को दायर की थी। ये उस वक्त दायर की गई याचिका थी जब तीनों को कैग रिपोर्ट से पता चला कि ममता बनर्जी सरकार केंद्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल को दिए गए धन के व्यय का दस्तावेजीकरण नहीं कर रही है। संडे गार्जियन ने सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आगे लिखा कि अभी तक 2,29,099 करोड़ रुपए का यूसी उपयोगिता प्रमाण पत्र पश्चिम बंगाल सरकार के विभिन्न विभागों से प्राप्त नहीं हुआ। इसमें बड़े विभाग शहरी विकास और नगरपालिका, स्कूल शिक्षा, पंचायत और ग्रामीण विकास शामिल हैं। प्रत्येक विभाग क्रमशः 30,693 करोड़ रुपए, 36,850 करोड़ रुपए और 81,839 करोड़ रुपए तक की सीमा तक तय किए गए, लेकिन खर्च का यूसी जमा करने में विफल रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि प्रभावी रूप से सरकारी खजाने के 2,29,099 करोड़ रुपए यूसी जैसे किसी भी दस्तावेज के बिना खर्च किए गए हैं, जबकि इसके लिए दस्तावेजीकरण अनिवार्य है। उपयोगिता प्रमाण पत्र के जरिए ये पता लगाया जाता है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य को जारी की गई धनराशि सही उद्देश्य के लिए पूरी की गई है। ऐसे में यूसी के अभाव में ये पता नहीं लगाया जा सका है कि जिस राशि को केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को दिया था उसे उचित कार्यों में लगाया गया है या नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री वोट बैंक के खिलाड़ी अरविंद केजरीवाल को अपना ये खेल अब दिल्ली में महंगा पड़ता जा रहा है। तुष्टीकरण की सियासत अरविंद केजरीवाल ने खुलकर खेली, इसलिए अब दिल्ली के पुजारियों ने केजरीवाल को घेर लिया और कहा कि जब मौलवियों को वेतन देते हैं तो हमें भी दें। पुजारियों ने अपनी मांग को लेकर केजरीवाल के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। पुजारियों ने केजरीवाल के आवास पर विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। पुजारियों का ये कहना है कि दिल्ली सरकार जब तक उन्हें वेतन नहीं देगी और सनातन धर्म की रक्षा के लिए काम नहीं करेगी, तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस सरकार को हम बताना चाहते हैं कि ये तो तमाम पंडित पुजारियों की हुंकार है। हम 2024 में इन्हें दिखा देंगे कि सनातन धर्म की ताकत क्या है। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी सनातनी हैं। ये सनातन धर्म की ललकार है। होश में आओ और समान रूप से पुजारियों को वेतन भी दो। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ जब पुजारियों को उनका हक दिलाने के लिए प्रदर्शन किया गया हो। इससे पहले भी इस तरह के विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। साल 2021 में दिल्ली के विभिन्न मंदिरों में पुजारियों को वेतन देने की मांग को लेकर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के सामने प्रदर्शन किया था। बीजेपी ने ये मांग की थी कि दिल्ली मंदिरों के पुजारियों को उचित वेतनमान दिया जाए। केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी ने कहा था कि जब मस्जिद की देखभाल करने वाले काजियों और इमामों को वेतन दिया जा सकता है तो मंदिर के पुजारियों को भी वेतन मिलना चाहिए। मंदिरों की सेवा करने वाले पुजारियों और साधु संतों को किसी तरह का वेतन नहीं दिया जाना दिल्ली सरकार के भेदभाव को दर्शाता है। दिल्ली वक्फ बोर्ड की पंजीकृत करीब 185 मस्जिदों के 225 इमामों और मुअज्जिनों को हर महीने वेतन दिया जाता है। इसमें 18,000 रुपए इमाम को और 14,000 रुपए मुअज्जिनों को दिए जाते हैं। अनरजिस्टर्ड मस्जिदों के इमामों को 14,000 और मुअज्जिनों को 12,000 रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जा रहा है। लोकसभा में पीएम मोदी पर राहुल गांधी ने बिना तथ्य और तर्क के धारा प्रवाह आरोप लगाए तो पलटकर बीजेपी ने उन्हें अपने रडार पर ले लिया।
बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वाड्रा साहब आपके बहनोई हैं। जीजा जी, ये शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन बहुत पीड़ा के साथ कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी जैसे ईमानदार नेता के ऊपर शर्मनाक आरोप लगाए गए तो राहुल गांधी के परिवार की सच्चाई को बताना जरूरी है। वाड्रा डीएलएफ घोटाले में क्या हुआ, कैसे डीएलएफ से आपको 65 करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन मिल गया और जमीन भी मिल गई। आपने सस्ती जमीन ली और महंगे में बेच दी। बीकानेर में जमीन घोटाला हुआ, 1400 बीघा जाली नाम से हो गई। इसमें से 275 बीघा रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी के लोगों ने जाली तरीके से खरीदी। एफआईआर हुई। कोयला घोटाला 2012, आदर्श घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, इन सब का ट्रायल चल रहा है। 2013 में ऑगस्टा वेस्टलैंड डील में 12 हेलीकॉप्टर्स खरीदे गए, जिसके लिए 360 करोड़ रुपए की रिश्वत की बात सामने आई थी। आपके पिताजी के नाम पर ट्रस्ट चलता है, राजीव गांधी ट्रस्ट। उसमें आपको चीन से पैसा मिला, चीन की एम्बेसी ने भी दिया, मेहुल चौकसी ने भी दिया और जाकिर नाइक ने भी दिया। राणा कपूर ने भी आपको पैसा दिया, जो खुद जेल में है। जहां से पैसा मिले ट्रस्ट में ले लो, भ्रष्ट तरीके से। राहुल गांधी, ये है आपका आचरण और आपके परिवार का संस्कार। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस और उसके नेता उन सभी बड़े घोटालों में शामिल थे जिन्होंने भारत की छवि को धूमिल किया। उन्होंने कहा कि हम राहुल गांधी द्वारा आज संसद में हमारी सरकार के खिलाफ लगाए गए निराधार आरोपों की निंदा करते हैं। मुझे उन्हें याद दिलाने की आवश्यकता है कि उनकी मां और उनके बहनोई जमानत पर हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, नेशनल हेराल्ड और ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाला क्या है? प्रसाद ने कहा कि आज राहुल गांधी के परिवार की सच्चाई बताना भी जरूरी है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए राहुल गांधी ने कारोबारी गौतम अडानी के कारोबार की और निजी संपत्ति में भारी वृद्धि को 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने से जोड़ा। प्रसाद ने संसद के बाहर कहा कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी के खिलाफ निराधार और शर्मनाक आरोप लगाए। प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के 2 स्तंभों पर खड़ी है और भ्रष्टाचारियों को बचा रही है। प्रसाद ने कहा कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना राहुल गांधी और उनके परिवार का इतिहास रहा है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।